Am I audible, guys? Yes, sir, you're audible. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, guys. Now I'll talk about exercise 9. Exercise 9, complete exercise is actually based on stability of carbocations. Okay, stability of carbocation. So before I tell you the explanations of these questions, एक बेसिक सा आपको मैं ऑर्डर देता हूं. वो ऑर्डर आपको कार्बोकेटायंस के पॉइंट से आपको याद रखना है. अगर वो ऑर्डर याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप सेकंड्स में निकाल लोगे. ठीक है. उसके अलावा देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, चाहे वो साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस की हो या कहीं पर एरोमेटिसिटी आ जा रही हो, तो उसको छोड़ करके बाकी आप आराम से आंसर निकाल सकते हो वो ऑर्डर देख कर. ठीक है. चलो, तो वो जो ऑर्डर है वो एक्चुअली में इस तरह का है. जब कभी भी आपको कोई कार्बोकेटायन यानी C+ कहीं पर अगर बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस वाला दिखाई दे, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर आप देखोगे, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को. ठीक है. तो कहीं पर भी ऐसा आपको दिखाई दे तो ये ज्यादा जो है स्टेबल ले लेना है. बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है. अच्छा, ऑक्सीजन भी तो स्टेबलाइज करता है अपने लोन पेयर के, लेकिन which one is more capable? Since nitrogen is less electronegative, it is more capable of giving electrons. तो इसीलिए यहाँ जो स्टेबलाइजेशन होगा C+ का वो इससे ज्यादा हो जाएगा. Is it clear बेटा? Yes, sir. फिर इसके बाद अगर आप याद करोगे तो हम लोग ने टर्शरी कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन में चेंज किया था. भले ही बेंजाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस था, बट हम लोगों ने ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसी के बाद तो हमने पढ़ना शुरू किया था. सो केयरफुली इसको आपको देखना है. बट इसमें याद ये रखना है बेटा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बेंजीन रिंग्स बढ़ा दी, बेटा से 2 बेंजीन रिंग्स लगा दी C+ के स्टेबलाइजेशन के लिए, 3 लगा दी, तो जो है वो इसके कंपैरिजन में फिर ज्यादा हो जाएगा, बट इनसे फिर भी कम रहेगा. केयरफुल रहना. इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद पर आप ये मैंने आपको लिखाया था पहले भी, इसमें रेजोनेंस, और ये एक्चुअली सेकेंडरी कार्बोकेटायन के लगभग बराबर ही रहता है. थोड़ा सा पहले हम लिख रहे हैं. इसके बाद अगर आप याद करो तो हम लोगों ने प्राइमरी कार्बोकेटायन लिखा था. फिर मिथाइल कार्बोकेटायन, या इसके बाद अगर लिखेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन आप दिखा सकते हो ऐसा. ठीक है. फिर इसके बाद आप दिखा सकते हो ट्रिपल बॉन्डेड, वो और खराब स्टेबल हो जाएगा. देखो जो प्लस है वो किस कार्बन पे? ट्रिपल बॉन्डेड का मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया. sp हाइब्रिडाइज्ड sp2 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन है वो प्लस होल्ड नहीं कर सकता, वो माइनस होल्ड करता है. तो अगर माइनस का ऑर्डर होता तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा स्टेबल होता, बट यहाँ क्या हो रहा है? कम स्टेबल हो रहा है. केयरफुल रहना है यहाँ पर. तो ये एक बेसिक सा ऑर्डर है. और एक एक्सेप्शनल से वे में आप जाकर देखना, मैंने आपको पहले भी शायद बताया ब्रेड स्टूल वाला है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्रिजेट कार्बन है उस पर अगर प्लस आता है तो वो सिस्टम हाईली अनस्टेबल है. याद रखना ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ब्रिजेट कार्बन क्या नहीं रख सकता? पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड. ठीक है. हाईली अनस्टेबल सिस्टम. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, अचानक से आपको वहां दिखेगा अच्छा ब्रिजेट वाला केस है, ओहो ये तो अनस्टेबल वाला केस हो जाएगा. तो ये एक फंडामेंटल आप ऑर्डर रखिए अपने पास, कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से सॉल्व हो जाएंगे. जैसे 9th एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन 1 पिक कर लो. अब आप देखो जो एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो स्ट्रेट आपको आंसर दिखाई देगा. B एंड C में देखोगे वो बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस दिख रहा है, जिसको हम लोग 6th केस रेजोनेंस बार बार लिखते हैं. दिख रहा है? तो अब देखो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन. स्ट्रेट आंसर क्या हो जाएगा? C. आंसर हो गया. अब इसका
सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में सारे के सारे बेंजाइल कार्बोकेटायंस, सारे के सारे बेंजाइल कार्बोकेटायंस, लेकिन डी वाले को देखोगे तो वो सेकेंडरी बेंजाइल है। आप जैसे जो बच्चे बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं ना, वो लोग क्या याद रखते हैं, वो याद रखते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, इस तरह से वो याद रखते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन 2 के डी ऑप्शन को देखोगे तो बेंजाइल के साथ साथ वो क्या है बेटा, सेकेंडरी, जबकि बाकी ए बी सी क्या है, बेंजाइल है लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो विच वन विल बी मोर स्टेबल, डी। डी। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दो जगह पर आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर्स दिखाई देंगे। तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, डांसिंग रेजोनेंस, अगर आप याद करो तो हम लोग इसको स्पेशल डिस्कशन किया था इसके लिए। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे इसका ऑप्शन ए आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है बेटा, यस सर। डांसिंग रेजोनेंस बेंट ऑर्बिटल्स की वजह से है ना, पर आप सबको याद होगा। तो ये अपने नोट्स में से आप देखेंगे, आपको इमीडिएट सब पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रेट आप देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले आप ब्रेड्स रूल बताया था, तो ए वाला जो है ना वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन स्टेबिलिटी को लेकर के, तो वो तो अनस्टेबल होता है। बी, सी और डी, ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनमें कार्बन पे प्लस है लेकिन वो ब्रिजेड वाले कार्बन पे नहीं है। लेकिन एक खास चीज देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो बी है वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सी जो है वो टर्शरी कार्बोकेटायन है, यस और जो डी है वो प्राइमरी है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, टर्शरी। हो गया आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल भी अपने को लर्न करना है। ए वाला तो पहले हटा दिया, भले वो तुम्हें टर्शरी जैसा दिख रहा होगा, बट वो क्या केस हो गया, ब्रेड्स रूल वाला, वो नहीं हो सकता, ब्रिजेड वाला उसको हटा ही दिया पहले। अब बच गए बी सी डी, उसमें केवल सी टर्शरी था, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बेटा। उसमें भी आप क्लियर कट देख पाओगे बेटा, जो ए है प्राइमरी कार्बोकेटायन है, बी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सी टर्शरी कार्बोकेटायन है, और डी क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, सी इज द राइट आंसर। डन। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, ये सारे के सारे बेंजाइल है, केवल ग्रुप का डिफरेंस है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरे ख्याल से 6th में अगर आप डी ऑप्शन देखोगे तो दैट बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OCH3 का रेजोनेंस है, हाँ याद रखना, पैरा पोजीशन पे, इसलिए रेजोनेंस वर्क करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। ClNO2 क्या है, ओवरऑल विड्रॉइंग है, NO2 तो रेजोनेंस से विड्रॉइंग हो गया, सो वो दोनों तो डिस्टेबलाइज करेंगे, और C6H5CH2 प्लस विल बी द नॉर्मल वन। ठीक है, तो 6 के लिए डी क्लियर हुआ। यस सर। 8th क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इरेनियम आयन इज। देखो इसकी कोई खास में जरूरत नहीं है, और ये जो रेजोनेटिंग मतलब रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, लेकिन तुम भूल जाओ कि तुम रिएक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो। अगर तुम्हें ये 4 ऑप्शंस दिए होते और केवल इतना क्वेश्चन होता कि बताइए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बताइए आप कौन से पॉइंट्स यूज करते। पहला पॉइंट आपका क्या होता चेक करने के लिए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है? ऑक्टेट। यस 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, विद इन अ सेकेंड। क्या तुम्हें नहीं लगता? यस सर। डी। तो इट हैपेंस मेनी टाइम्स विद स्टूडेंट्स कि वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग से घबरा जाते हैं।
आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे से आपके पास नोट्स हैं, डाउट्स का भी डिस्कशन लगभग प्रॉपर हुआ है। तो उसको एग्जाम में आप पैनिक मत करना, परेशान मत होना, क्वेश्चन को रीड करना, ऑप्शंस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि आंसर वहीं पर है। बेस्ट पॉसिबल आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई ये सोच लेगा कि यार रिएक्शन को हमें पढ़ाई नहीं गई है, अब कैसे करें, जबकि रिएक्शन का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. 9th क्वेश्चन में कहता है मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन इज। ये भी बहुत आसान है, अगर तुम ऑर्डर वो फॉलो करोगे तो तुम देखोगे कि जो डी है वो तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है ना। वो आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस पे बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस वाला केस हो रहा है ना। वो तो हमारी हाई स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, तो डी के नॉट बी द आंसर। बी और सी ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, कई बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली उतना क्लियर अगर नहीं है तो उनको ऐसा लगेगा कि प्लस सिंगल डबल ये रेजोनेंस है। कितना गलत सोचेंगे बताइए। प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसको ऐसा डबल बॉन्ड चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सी डबल बॉन्ड वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा? नहीं, सी डबल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाने वाले। दैट मीन्स दिस ग्रुप इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। आप लिस्ट में चेक कर लो, किसी भी तरीके से आपने इसको कहीं प्लस एम या फिर बोथ में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लिस्ट चेक कर लीजिए। यानी कि ये हमारे लिए हमेशा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया रेजोनेंस, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डीस्टेबलाइज करने वाला, आप इसको इंडक्टिव से भी विड्रॉ बोलते हो, रेजोनेंस से भी विड्रॉइंग बोलते हो, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा। आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. CH3CH2 प्लस है, वो तो मतलब आप उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से ले लो, आप उसको इंडक्टिव से ले लो, विड्रॉ। क्वेश्चन उसने इस तरह पूछा हुआ मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटायन, तो आंसर सीधे सीधे आपको सी कर देना है। एक और बात, आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन एब्सोल्यूट आंसर में के वे में पूछा नहीं गया हो, रिलेटिव पूछा गया हो। तो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो का कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट, और वहां पर 4 ऑप्शंस लिखे और ऑर्डर में 4 कंपाउंड्स दिए हुए, 4 कंपाउंड्स दिए हुए, तो जरूरी नहीं कि आपको 4 कंपाउंड्स का ऑर्डर निकालना है। कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, नहीं नहीं हम चारों का कैसे निकालें। तो उन चारों के लिए हो सकता है वो क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम किया गया हो। बहुत सारी चीजें डेटा बेस्ड होती हैं, तो वो जानबूझकर तुम्हारे साथ खेलेगा। वो क्या करेगा कि एक ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें थियोरेटिकली 2 का ऑर्डर निकालते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि एक ही ऐसा ऑप्शन दिया होगा, और आप दूसरे किसी 2 के साथ अगर फंसे रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो आप ऑप्शंस को जरूर देखें और देखें कि आपने जो थियोरेटिकली प्रेडिक्ट किया है उससे क्या कोई आंसर आंसर मैच कर जाता है। अगर करता है तो बस उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, डू नॉट फॉल इन लव विद द क्वेश्चन। ये स्ट्रेटेजी एग्जाम में यूज करनी है आपको। इज माई पॉइंट। एग्जाम छोड़िए, तुम्हें जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब भी यही करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट कर देंगे वहां पर। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, इसको भी कंप्लीट कर रहा है, दूसरी बुक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा लेना है बेटा, सो दैट नए क्वेश्चंस आने पे आप घबराए नहीं। 10th पे जाते हैं। 10th वाला देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन CH3 प्लस, सेकेंड ऑप्शन CH3CH2 प्लस, थर्ड ऑप्शन HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। क्या लगता है कौन मोस्ट अनस्टेबल है? Sir, C. नहीं sir, C. सेकेंड्स में आंसर आ गया, Yes, sir. है ना। मतलब
उन्होंने डिजाइन देखो अलग कर दी। अब कोई बच्चा एग्जाम हॉल में परेशान है, पैनिक करा, यार ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया गया वाला जो ये स्टेटमेंट है ना, ये मन में ही नहीं तुम्हें लाना है। क्योंकि जेई का हर क्वेश्चन, जब जो मान लीजिए बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं ना और टेक्स्ट बुक पढ़कर जाते हैं, उनको एग्जाम में हर चीज वो ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। जबकि वो कॉन्सेप्ट हो सकता है वहां पर भी हो, लेकिन उन्होंने उतने सारे क्वेश्चंस की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, वो नए क्वेश्चंस उन्होंने देखे ही नहीं कभी, इसलिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। कहता है 11th क्वेश्चन, नहीं 16th पूछा है, सॉरी, हाँ 16th वाला देखो कितना आसान है। अब इसमें बाकी सारी चीजें अगर तुम इसमें देखोगे तो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, एक टर्शरी कार्बोकेटायन है। तो ये तो क्लियर कट तुम्हें पता होगा बेटा कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम का बच्चा जो है, बोर्ड एग्जाम का मतलब ये होता है कि जो बोर्ड लेवल वाली स्टाइल में पढ़ता है, कि जो पढ़ा वही वैसा ही एग्जाम में आया तो वो कर देगा। तो वो लोग रट के रखते हैं। क्या रट के रखते हैं? टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ये स्टैंडर्ड उनका वो है ऑर्डर, ठीक है। जबकि तुमने कॉन्सेप्चुअली बहुत सारा पढ़ा है तो तुम्हारी जबान पे ये नहीं आता है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। उनको ये रटा रहता है, वो आगे पीछे क्या करना है, बीच में किसको इंसर्ट करना है, कोई मतलब नहीं। ये तीन का उनको क्लियर है। तो उनकी नजर में ऐसा किसी भी ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो वो, अच्छा बताइए, वो बच्चा जो ये पढ़ के जाता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, वो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है कि नहीं? देखो, एक क्या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। कैन यू सी? Yes. कौन कौन? The A and C. सोचिए। Yes, ए sir, A and C. एलिमिनेट कर दिया उसने, उसने कम पढ़ा और कॉन्फिडेंस उसके पास ज्यादा है कि देखो टर्शरी सेकेंडरी से ज्यादा है, कुछ भी हो जाए। अब बताइए, बी और सी केवल दो ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन में Sir, अगर B वो और D. गेस भी करता है तो 50% चांस उसका आंसर सही हो जाए। Yes. और तुम Automatic फंसे कह रहा हुए हूँ। हो, तुम फंसे हुए थे तो कि ज्यादा पढ़ के गए हो, तो तुम एब्सोल्यूट आंसर के चक्कर में थे कि किसी तरह से पूरा आंसर पहले निकालूंगा फिर चेक करूंगा। जबकि एलिमिनेशन तुमको करना है और इमीडिएट आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो, अगर एक तो ये तो सेकंड में आंसर निकाल सकते हो कि एरोमेटिक आ रहा है पहला सिस्टम, जो ये वाला है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसका, है ना, कि एरोमेटिसिटी आ गई इसलिए हमने इसको पहले रख दिया। हाँ हमारे सामने आंसर है, वो तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये ध्यान देना बेटा कि जैसे मान लीजिए कि आप ये देखते हो ना, हम लोग इसकी बात करते हैं, इसमें और टर्शरी कार्बोकेटायन में किसको हम पहले रखते हैं बेटा? Tertiary. टर्शरी। लेकिन अगर एक बेंजीन रिंग और डाल दूं, यानी कि अब कार्बोकेटायन कितनी बेंजीन रिंग्स के साथ रेजोनेंस में? दो। तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes. हाँ सर. Yes, sir. लेकिन सिक्स्थ केस रेजोनेंस अभी भी पहले रहेगा, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस वाला केस है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है। तो केयरफुल रहना है। हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, इमोशनल नहीं होना है। क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा ही नहीं तुम्हें कि जो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला, इधर से उधर उधर से इधर, ऐसा नहीं कराएगा। कंपैरिजन जिनके बीच में फीजिबल है, जैसे हम इसके बारे में जानते हैं, तो उसने एक बढ़ा दिया या दो ग्रुप्स बढ़ा दिए, इसमें देखो तीन ग्रुप्स बढ़ा दिए, है ना। तो बस वो आपका टर्शरी से पहले लिख देना है। ये अलग सा केस है, जो एरोमेटिसिटी वाला, उसको पहले डाल दिया, स्ट्रेट आपका आंसर बी से मैच कर गया, सर. ठीक है। हाँ सर, आपने वो ब्रिजेट कार्बन सबसे अनस्टेबल होता है ना कार्बोकेटायन में, ऐसा बोला था. हाँ हाँ, तो 15 का ऑप्शन 2. तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि ये ग्रुप रेजोनेंस से विड्रॉइंग है, रिलीजिंग है या बोथ है, तो आंसर क्या होता? बोथ। देखो, एक स्टूडेंट जिसको ये मालूम है कि ये बोथ है, यानी कि
तुम हो, तुम पापा से पैसे मांगते हो, अक्सर मांगते हो, लेकिन अगर गलती से सिग्नल पे चले गए तो भिखारी को देख के इमोशनल हो जाते हो और पैसे दे देते हो। दोनों वाला कैरेक्टर है। तो भाई जब कोई भिखारी इसके सामने आएगा तो क्या वो इमोशंस नहीं दिखाएगा? दिखाएगा सर। और जब दिखाएगा तो परेशानी किस बात की है? वही तो वो कह रहा है। रिलीज कर दे। जिसने 15 क्वेश्चन पूछा क्या उसको समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। याद है मैंने रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए बोला था, जब भी इसकी रिएक्शन हम चेक करेंगे जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, क्योंकि आर सीएल एक पोलर बॉन्ड है, सीएल हमेशा सीएल माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट विल यू गेट? आर प्लस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल intermediate. More stable intermediate implies रिएक्टिव। more Reactive. rate of reaction. ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो इजी ब्रेकिंग ऑफ आरसीएल, यानी मोर ईज ऑफ, आप बोल सकते हैं ना ब्रेकिंग। कई सारे क्वेश्चन इसमें छिपे हुए, इजी ब्रेकिंग या बॉन्ड एनर्जी, आप समझ रहे हो ना? क्योंकि दो सिंगल दिए हुए, कैसे पता चलेगा कौन सा सिंगल बॉन्ड ज्यादा हुआ है? और रेजोनेंस कुछ नहीं हो रहा है उसमें, तो आप क्या चेक करोगे? उसको तोड़ के उसका इंटरमीडिएट बना लो, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बना लो। अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो मोर रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग की बात करोगे इजी ब्रेकिंग, एनर्जी की बात करोगे बॉन्ड एनर्जी लेस हो जाएगी। आई होप आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है? यस सर। हाँ सर। तो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को तो तुम्हें देखना की जरूरत ही नहीं है, एक ही दिख रहा है जो ब्रेड्स रूल पर बेस्ड है। क्या लगता है? यस ऑप्शन डी। है ना? यस सर। इजीली तुम गेस कर सकते हो, इसमें तो कुछ सोचना है कि वही तो, जो जो अलग से होते हैं केसेस वो विजिबल होते हैं, अब वो सीधे सीधे यहाँ पर दिया हुआ है। मेरी ख्याल से ये भी हो गया। हाँ फिर नेक्स्ट कौन सा पूछा था बेटा किसी ने? 18 सर। 18 पूछा था। 18th वाला आप देखो बेटा, तुम लोग क्या आप कर सकते हो क्या? इतना सारा Yes, sir. डिस्कशन। Now it's done. So now done. So don't do it. चलो, तो मेरे ख्याल से अब हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन का लेवल इतना खराब है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 केस वाले को नंबर 1 दिया हुआ है। देखो Yes. नहीं लगता है तुम्हें? Yes, sir. तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, तुम अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस रखना। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, प्रॉब्लम्स भी, अगर बुकलेट भी तुमने अच्छे से कर ली होगी ना तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस, हाँ ये रहता है कि भाई उतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया तो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, या कॉन्फिडेंस छोड़िए एक्सपीरियंस के लिए सॉल्व करो। तो जैसे दूसरी कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना, उसको टेस्ट के फॉर्मेट में सॉल्व करना कि भाई 50 क्वेश्चन पिक किए, 1.5 घंटे का टाइमर लगाया और फटाफट फटाफट फटाफट, आया नहीं आया छोड़ दो, आया नहीं आया छोड़ दो, कुछ भी हो, टाइम आया मतलब आपने 1-2 मिनट सेट किया हुआ एक क्वेश्चन के लिए, तो आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, या बेस्ट पॉसिबल आंसर पे टिक कर दो, ठीक है? और जब पेपर लेना, अभी TWT लेना, तो आप लोग जो है जिस आंसर पे श्योर हो बस उतना ही टिक करना, स्पेशली मोर देन वन ऑप्शंस में इंस्ट्रक्शन पढ़ना। अगर पार्शियल मार्किंग है तो ज्यादा टिक मत करना, कम टिक करना। अगर आप को लगता है कि यार 60% शायद ये आंसर सही है, लेकिन श्योर नहीं, तो मत टिक करना, उसको एक छोड़ दो। यानी आपको लेटर से 3 मार्क्स मिलने वाले थे आउट ऑफ 4, आपको 2 मिलेगा चलेगा, -2 मत करवा लेना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि Yes, sir. रैंक जो बनती है वो रिलेटिव मार्क्स पे बन रही है, और बिलीव मी, जिस इमोशंस की बात मैं तुमसे कर रहा हूं वो सारे बच्चों में होता है, वो ज्यादा मार्क्स लाने वाला। तो जब तुम्हारे मार्क्स आने लगेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने आप गेन कर लोगे कि नहीं नहीं नहीं, 60% है तब भी मेरा आंसर तो सही है। चलो 19 क्वेश्चन किसी ने पूछा है बेटा? Yes, sir. किसी ने पूछा था. अब 19 क्वेश्चन, ओहो ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देखते ही मैं समझ गया इसका आंसर बी है, क्योंकि
पहली चीज है, हमें कोई मतलब नहीं है रिएक्शन क्या हो रही है, किसके साथ हो रही है ना। हमने आपको क्या सिखाया है कि जो बॉन्ड हो, आर के साथ जो चीज जुड़ी हो उसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ आर के साथ क्या जुड़ा है चारों कंपाउंड्स में, बताइए बेटा। OH. OH अब OH अगर टूटेगा तो तुम्हें क्या लगता है, आर पे प्लस आना चाहिए कि आर पे माइनस आना चाहिए कि आर पे फ्री रेडिकल आना चाहिए, प्लस आएगा। है ना। भाई अगर कोई बच्चा इतना डिसाइड नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे आगे बताया जाए। इसकी अपनी रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें उस पर फंसना नहीं है, क्योंकि हर रिएक्शन थोड़ी ना कर पाओगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ROH दिया होता है, HI जो है वो कहता है आई एम ए प्रोटॉन डोनर। देखिए अगर मैं एक बार आपको सिखाता हूँ घरेलू स्टाइल, हो सकता है तुम खुद भी चीजें करना सीख जाओ। जब दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती, होता है ना कि दो लोग आए और फाइट करना चाहते हो, तो एक दूसरे से बात, फाइट करना हो, दोस्ती करना, इंटरेक्शन करना, तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कैसी बातचीत होती, सुनिए कि HI आया, HI सेज आई एम अ प्रोटॉन डोनर, तो ROH बोला कि माई ऑक्सीजन हैज गॉट लोन पेयर, यू कैन गिव योर प्रोटॉन टू माई ऑक्सीजन। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से HI ने अपने H+ को किसको दिया, ऑक्सीजन को। लेकिन जैसे ही H+ ऑक्सीजन के पास आया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, यानी जो मुसीबत H+ पे थी, यानी H पे थी, वो किसके ऊपर आ गई, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दिया। फिर ऑक्सीजन ने रियलाइज किया मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती हो गई, बिकॉज आई एम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। इमीडिएट वो टूट गया। दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो H+ को लूज कर दे वापस, लेकिन ईगो का सवाल है ना, ईगो हर्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे, अभी तो हमने उसे एक्सेप्ट किया। कॉन्सेप्चुअली बोलेंगे तो बोलेंगे तुमने फोर्सफुली H+ दिया, इसलिए रिलीज नहीं करा सकते। तो क्या दूसरा ऑप्शन है कि वो पानी बन करके इसके लोन पेयर या बॉन्ड पेयर को लेके चला जाता है, और जो बच गया इधर R+ है और ये H2। ये कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वेरी गुड, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक ही चीज करनी थी अपने को, इंटरमीडिएट तक पहुंचना था, जो हम पहुंच गए। अब आप देखोगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ये इसको देखो, ये चेहरा भूलने वाला नहीं है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है। याद है डांसिंग रेजोनेंस, यस सर। Yes, sir. तो जिसको भी डांसिंग रेजोनेंस याद है वो उसको तुरंत टिक कर देगा कि जब ये दिया होगा तो कुछ और से मतलब नहीं है, या कुछ ऐसा आपको कंट्रोवर्शियल वाला दिया ही नहीं होगा दूसरा, कि जहां पर आपको लगे कुछ और हो सकता है। इसको कॉपी कर लो, ये भी चाहिए तो लिख लो, क्योंकि ये मैं यूजुअली बैचेस बताता नहीं, लेकिन उनको ये बताता हूँ। तो आप चाहिए तो इसको लिख लो, अगर तुमको समझ में आया हो, वरना इग्नोर करो। So it have been written under HI. Proton donor. Okay. तो 20th क्वेश्चन भी पूछा गया था क्या? हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। इसमें भी सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है बेटा, BR निकालना है। यस, BR निकालना। जैसी तुम BR निकालोगे तुम्हें इसमें नई नई चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे तुम देखोगे थर्ड और फोर्थ, तुम्हें इसमें एंटी एरोमेटिसिटी दिखाई देगी, दिख रही कि नहीं, यस सर। Yes, sir. है ना। और फर्स्ट टू में एरोमेटिसिटी नहीं है, क्योंकि लूप कंप्लीट नहीं हो रहा, ना ही एंटी एरोमेटिसिटी है क्योंकि लूप नहीं कंप्लीट हो रहा, यानी नॉन एरोमेटिक। यानी पहले दो नॉन एरोमेटिक और दूसरे दो एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब है कि एंटी एरोमेटिक वाले लेस स्टेबल में आएंगे, इसलिए अच्छा। उनका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हटा देना है जिसमें उसने थर्ड और फोर्थ को पीछे रखा हो। बताइए ऐसा किसी में दिया है क्या? Yes, sir. ए B में and है C. और डी में। A and नहीं, पीछे B and रखा हो, C. मतलब D में रखा है। डी B और and सी में पीछे रखा है, तो उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। अच्छा, क्या तुम्हें 4 और 3 में कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट है? No, नहीं, तो सब क्योंकि वाला- E और D दोनों में 4, 3 ऐसे दिया हुआ सेम ऑर्डर में। यानी केवल आपको किसके बारे में सोचना है, 1 और 2 में, फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड में।
फर्स्ट और सेकेंड में केवल डिफरेंस एक मिथाइल का है। मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर बढ़ गया तो बॉन्ड वाज वीकर, दैट मींस वीकर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ये सब ओरली करने वाले क्वेश्चंस हैं। अब कोई भी स्टूडेंट इसको देखेगा तो वो क्या बोलेगा, ये हमको पढ़ाया नहीं गया, पता नहीं क्या लिखा है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट तो हमको अभी तक इसमें नहीं पढ़ाया गया, क्या होता है पोलर सॉल्वेंट, दिस इज अ न्यू स्टफ। ये स्टूडेंट बोलेगा, लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ी आपको, बताइए? नहीं सर। तो जब तक आप माइंड में ये नहीं लाएंगे कि हमें सब आता है, तब तक आप फंसते रहेंगे। और जहां पर ये आएगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमको ये आ नहीं रहा है और इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो फिर काम नहीं चलने वाला। चलिए, पार्ट बी में क्या पूछा गया था बेटा, किसी को याद है? All three. सर तीनों क्वेश्चन चाहिए थे। पहले तीनों, अब एक बार देखो ना, सारे तीन ही है क्या? बहुत सारे, तो एक बार देखो क्या अभी हो पाएगा क्या? एक सेकंड नजर डालो। So second वाला hold गया सर। वो लास्ट वाले में डाउट है सर। सबसे हो गया बेटा, पहला वाला भी देख लेना। तो पहले वाले फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में डाउट है। फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में बेटा, फर्स्ट वाले में डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है, उस पे कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए बेटा, इस पे रेजोनेंस नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है, देखो। हाँ सर, मोस्ट अनस्टेबल। यस सर मुझे थर्ड अभी भी समझा नहीं सर। सर मुझे भी सर। थर्ड वाला, Three is more stable than 4 because even though Yes, we understand that, but this empty filled, what, you know why 3 is more stable than yeah, it's only 1 and 4 that's the problem. Like 1 and 4 ना, हाँ तो 1 ग्रेटर देन 4 करना, ठीक है? हाँ सर।